Let's start the new topic that is the organizational change. देखिए स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को स्टडी किया था। आज जो हमारा टॉपिक है इट इज़ रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, मतलब जो संगठन में परिवर्तन आते हैं वो परिवर्तन का क्या रीज़न है और वो परिवर्तन की क्या आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हम इस पर्टिकुलर जो हमारा टॉपिक है उसमें सब टॉपिक जो है उसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, कि भाई जब भी संगठन में परिवर्तन या संगठन में बदलाव होता है तो उसका क्या अर्थ होता है, उसको एल्बनीज ने किस तरीके से परिभाषित किया है। तो लेट्स डिस्कस द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। हियर आई हैव that organizational change means alteration of the status quo of the organization. That means कि जो ऑर्गेनाइजेशन की यथास्थिति है एट प्रेजेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति है उसमें क्या लाना, परिवर्तन लाना। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज या संगठनात्मक परिवर्तन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। मोर स्पेशली ओसी मीन्स प्लान चेंज और अल्टरेशन, या इसको और हम प्रभावशाली ढंग से देखें तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का क्या मीन्स होता है कि जो भी आपके नियोजित परिवर्तन है या जिन चेंजेस को आपने प्लान कर रखा है, और अल्टरेशन इन द रोल एंड रिलेशनशिप ऑफ द पीपल, जिसमें जो पीपल्स हैं, लोग हैं, उनके भूमिकाओं में, मतलब उनके जो संबंध है, उनकी जो भूमिकाएं, देखने से भाई प्रोडक्शन मैनेजर का क्या रोल है, वो क्या काम करता है, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव की क्या भूमिका है ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या काम करता है, एचआर मैनेजर क्या काम करता है। तो ये जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं इन सभी के संबंध दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ ही साथ उनकी जो भूमिका है उनमें परिवर्तन लाना, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी, और इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण में परिवर्तन लाना, जिससे कि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है संगठन की वो क्या हो सके, सुधर सके, उस परफॉर्मेंस में, उस संगठन के प्रदर्शन में क्या आ सके, बदलाव आ सके। अब एक साथ हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मतलब पर्यावरण परिवर्तन का अर्थ है उसकी यथास्थिति में बदलाव लाना। और अगर इसको हम प्रभावशाली ढंग शब्दों में देखें तो संगठनात्मक परिवर्तन का मतलब है कि संगठन की पूर्ण परफॉर्मेंस में, प्रदर्शन में परिवर्तन लाने के लिए जो भी एम्प्लॉयज़ लोग संगठन में काम करते हैं उनकी भूमिका, उनके रिलेशन मतलब उनके संबंध, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट प्रौद्योगिकी और पर्यावरण में भी क्या लाया जाए, बदलाव लाया जाए। इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कहते हैं। नाउ इन द वर्ड्स ऑफ एल्बनीज, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज is a rational response to changing requirements for organizational survival। मतलब एल्बनीज के अनुसार जो संगठनात्मक बदलाव होते हैं या जो संगठनात्मक परिवर्तन होते हैं वो हम कहते हैं कि संगठन में आवश्यकता अनुसार उसके सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, उन्नति के लिए और प्रभावशीलता के लिए जो बदलाव लाए जाते हैं उसको संगठनात्मक परिवर्तन कहते हैं। एक बार और एल्बनीज के हम शब्दों पर ध्यान देते हैं। एल्बनीज ने क्या कहा कि ऑर्गेनाइजेशन की, संगठन की उन्नति के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए, उसकी प्रभावशीलता के लिए जो भी यथासंभव परिवर्तन लाए जाते हैं वो संगठनात्मक परिवर्तन कहलाते हैं या संगठनात्मक बदलाव कहलाते हैं। इट वॉज द सिंपल मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। नाउ वी विल डिस्कस द कॉजेस एंड सम फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। कुछ कारण और कुछ कारक जो कि संगठनात्मक परिवर्तन को या ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, दैट वी विल डिस्कस। These are the causes and we can say the forces of organizational
ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ठीक है, अब ये जो कॉजेज है, कॉजेज बोले तो कारण, कि भाई जो संगठन में परिवर्तन आते हैं उनके क्या रीज़न है और क्या उनके कारण है। तो हियर द मेनली रीजंस और द कॉजेज आर कैटेगराइज्ड इनटू द टू कैटेगरी। फर्स्ट जो होता है वो कहलाता है हमारा एक्सटर्नल कॉज या फोर्स, और सेकेंडली होता है हमारा इंटरनल कॉज। मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आते हैं वो दो कारणों से आते हैं, या तो वो जो एक्सटर्नल जो बाह्य कारक है वो उसका रीजन हो गया, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज अफेक्टिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली टू द ऑर्गेनाइजेशन। मेनी ऑफ द फोर्सेज दोज are available into the outside of the organization, still they are affecting the organization। वो जो कारक बाह्य कारक जो संगठन के बाह्य पर्यावरण में स्थित होते हैं वो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संगठन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। या उन मैक्रो इन्वायरमेंट इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जो मैक्रो इन्वायरमेंट है हमने पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में, जो मैक्रो इन्वायरमेंट होता है, मैक्रो इन्वायरमेंट में आते हैं हमारे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल, टेक्नोलॉजिकल एंड ऑल। तो ये जितने भी इन्वायरमेंट होते हैं दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट विच इज अवेलेबल आउटसाइड इनटू द और आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर क्या होते हैं, स्थित होते हैं और बाहर से एक्सटर्नली दे आर अफेक्टिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो बाहर से ही संगठन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। दीज आर नोन एज द एक्सटर्नल कॉजेज विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो एक्सटर्नल कॉजेज है या ये जो बाहर कारक है ये किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन चेंज को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, या संगठन में बदलाव लाने के लिए या संगठन में जो बदलाव आ रहे हैं वो इन कारणों से आ रहे हैं। तो पहला जो रीज़न है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंतर्गत वो है, सॉरी नंबरिंग यहाँ गलत हो गई है। These are the reasons. First is the demographic and population factors. पहला जो है वो है आपका जनसंख्या या डेमोग्राफिक से रिलेटेड रीजन या कॉज। डेमोग्राफिक क्या, द इन्वायरमेंट विच इज अवेलेबल of outside to the organization which is including the ratio of male and female, their education level, number of citizens, old or adults or young one children also। तो जो डेमोग्राफिक कंडीशन है आपके बाह्य वातावरण की, उससे संगठन क्या होता है, प्रभावित होता है। देखो जैसे मान लो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ पर ओल्ड एज पीपल का जो नंबर है वो ज़्यादा है, मतलब जो ओल्ड एज सिटीजन है वो ज़्यादा है। अब आपको ऑर्गेनाइजेशन में सीधी सी बात है कि ओल्ड एज पीपल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, आपको चाहिए एडल्ट, आपको चाहिए यंग पर्सनस जो कि फुल एनर्जी के साथ आपकी संस्था में काम कर सके। लेकिन अगर ऐसा नहीं है या फिर फीमेल एम्प्लॉयज़ आर रिक्वायर्ड बट जो एजुकेशन है फीमेल का वो कम है, तो ऐसे में आपको अगर मेल एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा काम देना पड़ रहा है तो ये ऑर्गेनाइजेशनल की चेंज एक स्थिति बन जाती है कि फिर वहाँ पर जो संगठन है उसमें बदलाव आना स्वाभाविक सी बात होगा। तो जो डेमोग्राफिक कंडीशन है दैट मीन्स कि द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल, children, adults, availability of the old citizens, the education level of the males and females, these all factors are the one of the most important cause of organizational change। अगला चलते हैं इकोनॉमिक कंडीशन। व्हाट इज द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, आपके जिस कंट्री में आप रह रहे हैं वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन, बूम एट्सेट्रा। ठीक है कि भाई किस तरीके का मार्केट में कंडीशन बना हुआ है। रिसेशन है दैट मीन्स कि मार्केट की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति ज़्यादा है। डिफ्लेशन मतलब जो रेट ऑफ मनी है या जो करेंसी का रेट है वो क्या है, कम है। तो बूम पीरियड आया हुआ है मार्केट में, इन्वेस्टमेंट, द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेविंग रेट है ना, रेशो, रिटर्न्स, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, दिस ऑल थिंग्स आर कम इनटू द इकोनॉमिक कंडीशन। कि जो आर्थिक स्थिति है आपकी संस्था की वो क्या है, मतलब बाह्य तौर पर आप जिस कंट्री में रह रहे हैं उसकी इकोनॉमिक कंडीशन का प्रभाव आपके संगठन के ऊपर पड़ेगा। आप
आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होंगे, मान लो कभी रिसेशन आया हुआ है, आप संगठन में जब मार्केट में खरीदारी नहीं है तो आप बनाकर बेचोगे कैसे? तो उससे आपके संगठन में बदलाव आना स्वाभाविक सी बात होगी। दिस इज द सेकंड रीजन। नेक्स्ट वन इज द मार्केट कंडीशन। व्हाट इज द मार्केट कंडीशन ऑफ अ कंट्री? मार्केट में जो कंडीशन है या जो कैश फ्लो है, कैश का इनफ्लो एज वेल एज आउटफ्लो, वो क्या है ना? द अवेलेबिलिटी ऑफ द मनी, जो पैसों की उपलब्धता है ग्राहकों के पास, उसकी क्या स्थिति है, या जो इनकम रेट है वो क्या है, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल संगठन के परिवर्तन को, या इससे आपका जो संगठन का परिवर्तन है वो क्या होता है? प्रभावित होता है। नेक्स्ट वन इज द इकोनॉमिक पॉलिसी। मेनी ऑफ द पॉलिसीज आर वर्किंग, दैट मीन्स कि टैक्सेशन पॉलिसी और मेनी मोर पॉलिसीज आर देयर ना, कि भाई आपका जो रिटर्न रेपो रेट है या रेपो रेट है, या जितना भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज़ है, जैसे अभी जीएसटी न्यू पॉलिसी है ना, कि भाई जो भी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस है वो पैक मटेरियल पर इतना इंक्रीज कर दिया गया है, या अलग अलग उत्पादों के अनुसार उनके ऊपर जीएसटी लगाया गया है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं, दीज आर ऑल्सो अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को प्रभावित करती है, जिसके चलते संगठन में चेंजेस लाना, परिवर्तन लाना क्या हो जाता है? स्वाभाविक हो जाता है। जैसे अभी आपने देखा कि जो हमारा 5 रुपीज़ वाला मैगी आता था वो 7 रुपीज़ में आता है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ जीएसटी, क्योंकि जितने भी फूड आइटम्स थे उनके ऊपर क्या लगा दिया गया? टैक्स लगा दिया गया, जीएसटी लगा दिया गया। अगर हम पैक मिल्क खरीदते हैं, दही खरीदते हैं, कर्ड खरीदते हैं, है ना, तो अगर वो पैक है, अगर हम हमारे डेयरी से जाकर खरीदते हैं तो नहीं, वो खुला है। लेकिन अगर आप सांची का, अमूल का या श्री जी का, अगर आप किसी का भी पैक मिल्क या कर्ड खरीद के लाते हैं, पनीर खरीद के लाते हैं आप, तो उस पैक्ड आइटम के ऊपर आपको जीएसटी 2% और 5% ऐसा आई डोंट नो इंक्रीज किया गया है। तो उससे जो रेट है प्रोडक्ट का, पैक्ड प्रोडक्ट का, वो क्या हो गया? सीधे सीधे बढ़ गया। तो इस तरीके से अब संगठन में बदलाव लाना जरूरी हो गया कि भाई जितना भी 5 रुपीज़ मेंशन था मैगी के पैकेट्स पर, नाउ इंक्रीज्ड एंड मेंशन ₹7 ऑन दैट सेम क्वांटिटी। तो सेम क्वांटिटी को 5 रुपीज़ की जगह 7 रुपीज़ में क्या किया गया? बेचा गया। 10 वाला 12 में हो गया, लाइक दैट। तो इस तरीके से जो पॉलिसीज़ होती है, ये मैंने जीएसटी पॉलिसी का एक उदाहरण देकर आपको समझाया। तो जितने भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं, दिस आर द कॉजेज फॉर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। अगला चलते हैं हम पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स। व्हाट इज द करंट जुडिशरी ऑफ द योर कंट्री और योर स्टेट, वॉट एवर यू वांट टू से, कि जो भी पॉलिटिकल एंड लीगल कंडीशंस हैं या फैक्टर्स हैं आपके संगठन के, आपके ऑर्गेनाइजेशन के, उससे भी संगठन के ऊपर क्या होता है? बदलाव होता है। जैसे कई बार क्या होता है कि पॉलिटिकल एंड लीगल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ जुडिशरी के अकॉर्डिंग काम करना होता है ना, जो न्याय व्यवस्था है उसके अनुसार क्या करना होता है? काम करना होता है। मतलब पॉलिटिकल प्रेशर, राजनीतिक जो दबाव होता है, कई बार कुछ स्थितियों में वो इतना ज़्यादा होता है कि संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को उस प्रेशर के अनुसार काम करना होता है, और ना चाहते हुए भी कुछ चेंजेस उसमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? अराइज हो जाते हैं। दिस आर द रीजंस, है ना। ये हमारे पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स को क्या करता है? प्रदर्शित करता है, कि जिसकी वजह से संगठन में बदलाव लाना आवश्यक हो जाता है, या ये पॉलिटिकल एंड लीगल जो फैक्टर्स हैं, ये ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के संगठनात्मक परिवर्तन का कारण बन जाते हैं। एंड लास्ट वन इज द सोशल एंड द कल्चरल कंडीशन। सोशल एंड कल्चरल मतलब सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो स्थितियाँ होती हैं, उससे भी आपका ऑर्गेनाइजेशन में परिवर्तन आने का कारण है ना। किस तरीके से? कि भाई द ड्रेसिंग सेंस ऑफ द पीपल, या फूड टेस्ट ऑफ द पीपल्स नियर बाय हु आर लिविंग इन योर नियर बाय योर ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सभी के चलते देखो, एक ऑर्गेनाइजेशनल चेंज या हम सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट से रिलेटेड, अगर फैक्टर से रिलेटेड हम पढ़ते हैं, तो अभी तक जब स्टार्टिंग में हमने देखा तो प्रोडक्ट्स की डिलीवरी
वस्तुओं की डिलीवरी होती थी आपके घर पर। अगर आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो समय बदला, उसके बाद जोमेटो, स्विगी, इसका ट्रेंड चला कि भाई अब आप रेस्टोरेंट से घर बैठे, ठीक है, 5-10 रुपीज़ एक्स्ट्रा देकर जिस तरीके से आप प्रोडक्ट्स मंगा सकते थे उस तरीके से अब आप रेस्टोरेंट से खाने का सामान भी मंगा सकते हैं। उसके बाद बहुत समय बदला, फिर हमने देखा कि हमारे लिए टैक्सीज अवेलेबल है ना, आपको बुक करना होगा, बसेस बुक करना होगा और आपके लिए आपकी जो सीट है वो बुक हो जाएगी। ओला टैक्सी आपके घर के बाहर आके खड़ी हो जाएगी, या आपको अगर 2 व्हीलर की आवश्यकता है तो वो भी आपके घर के सामने आके अवेलेबल हो जाएगी। फिर इसके अलावा और समय चेंज हुआ। अब हम देखते हैं कि बहुत सारी फार्म इजी करके अभी एक न्यू एप्लीकेशन है जिससे आप डायरेक्टली मेडिसिन भी आप घर पर मंगवा सकते हैं। अब आपको नियर बाय शॉप से, मेडिकल स्टोर से शायद मेडिसिन खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो ट्रेंड इज चेंजिंग नाउ। जो टेस्ट हैं, जो प्रेफरेंसेस है कस्टमर के, वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो इन सोशल और कल्चरल फैक्टर्स या चेंजेस के कारण ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना, परिवर्तन लाना बहुत स्वाभाविक सा एक कारण हो गया कि इन सभी चीज़ों के चलते ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आ ही जाता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होते हैं ये एक्सटर्नली फैक्टर्स की वजह से या बाह्य कारकों की वजह से संगठन में आते हैं। अब इसी तरीके से कल के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनल कॉजेस क्या है। जैसे ये थे हमारे एक्सटर्नल कॉजेस, मतलब जो संगठन में परिवर्तन आ रहा है वो बाह्य कारकों की वजह से आ रहा है, एज वेल एज आंतरिक कारक भी कुछ ऐसे होते हैं जिसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, संगठन में परिवर्तन होते हैं या ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस होते हैं। सो दिस टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो ऑन टुमारो।